Hello everyone, Radhe Krishna, this is Ayana Agrawal. Today we will read about the trees. What will we read? The trees. क्या पढ़ेंगे आज अपन? पेड़ों के बारे में. It is a deep explanation of this poem. So let's get started. First, let's have an introduction about the poet of this poem, who is Adrian Rich. Adrian Rich was born in 1929 and died in 2012. She was an American poet. हमारी पोइट का नाम एड्रिन रिच है और उनका जन्म 1929 को और उनकी जो डेथ है वो 2012 में हुई थी. शी वॉज एन अमेरिकन पोइट. वह एक अमेरिकन पोइट थी और शी यूज टू राइट हर पोएम ऑन द फेमिनिस्ट थ्योरी. और ये ज़्यादातर अपनी सारी पोएम्स को फीमेल के ऊपर लिखती थी. इन्फ्लुएंशियल फिगर इन वुमेन्स मूवमेंट. और महिलाओं की ज़िंदगी में किस किस चीज़ से प्रभाव पड़ रहा है और कौन कौन सी घटनाएं उनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, इन सब के बारे में ये अपनी कविताओं में लिखती थी. रोट 19 पोइट्री कलेक्शन, 3 एसेस कलेक्शन. इन्होंने अब तक 19 पोइट्रियों का कलेक्शन और 3 ऐसे कलेक्शन महिलाओं के ऊपर बेस लेगा. पोइट्री क्रिटिसाइज रेसिज्म, मिलिट्रिज्म एंड ऑपरेशन ऑफ विमेन. ओके, तो हमारी जो पोएट है एड्रिन रिच, उनकी जो पोएम है ना वो क्रिटिसाइज करती है. अब क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की आलोचना, बुराई करना. किसको आलोचना करती है? रेसिज्म यानी कि जो जातिवाद है, मिलिट्रिज्म सैन्यवाद, और ऑपरेशन ऑफ विमेन जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, उनका शोषण किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन सब के बारे में ये अपनी पोएम्स में लिखती हैं. और इनकी जो एक फेमस पोएम है वो है शादी के बाद की लाइफ और बाउंड्रीज. वो है आंट जेनिफर टाइगर्स. ये आपकी 12th क्लास की पोएम है. तो इसमें भी ये महिलाओं की शादी के बाद ज़िंदगी कैसी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही सादगीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण डिफाइन करती है. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द थीम ऑफ दिस पोएम. सो लेट्स रीड दिस पोएम. द थीम, द ट्रीज बाय एड्रिन रिच एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर. हमारी जो पोएम है द ट्रीज, वो एड्रिन रिच के द्वारा लिखी गई है, जो मानव और वातावरण के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है. ट्रीज यूज्ड फॉर डेकोरेशन इन होम्स सिंबलाइजिंग अ यर्निंग फॉर फ्रीडम कन्फाइंड इंडोर्स. पेड़ों का उपयोग घरों को सजाने के लिए किया जाता है. भाई कितनी प्यारी बात है. लेट्स अंडरस्टैंड कि बोल क्या रहा है. पेड़ों का उपयोग घरों को सजाने के लिए किया जाता है. सिंबलाइज अ यर्निंग फॉर फ्रीडम कन्फाइंड इंडोर्स, द लॉन्ग फॉर द बेस्टनेस ऑफ द फॉरेस्ट. हमारे पेड़ों का उपयोग घरों को सजाने के लिए किया जाता है, लेकिन वो किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है. वो घरों के अंदर से आवाज़ दे रहे हैं स्वतंत्रता के लिए. द लॉन्ग फॉर द बेस्टनेस ऑफ द फॉरेस्ट, वो जंगलों की विशालता का प्रतीक है. वेस्टनेस फॉर द फॉरेस्ट द रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑन नेचर. वो बता रहे हैं कि मानव की क्रियाकलापों, मानव की एक्टिविटीज से वातावरण पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वातावरण कैसे प्रभावित हो रहा है. इन द सेंस कि जब हम जंगलों को काटते हैं तो जंगलों को काटने से क्या होता है? जंगलों को काटना इन द सेंस कि जो वहाँ पर ट्रीज है, छोटे छोटे बड़े बड़े ट्रीज है, जो बहुत सारी ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारे एरिया को ग्रीन कर रहे हैं, हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत हरा भरा और अच्छा महसूस करा रहे हैं उसको. बट हम क्या कर रहे हैं? हम जंगलों को काट रहे हैं. जंगलों के काटने से हमारा जो वातावरण है पूरा क्षरण हो रहा है, पूरा विनाश हो रहा है इसका. तो वही हमारी पोएट एक्सप्लेन कर रही है. बी अप्रूव ट्रीज एंड कन्फाइन देम. हम पेड़ों को उनकी जड़ों से उखाड़ते हैं. हाईलाइटिंग द नीड फॉर अ हार्मोनियस रिलेशनशिप इन द एनवायरनमेंट. और हम उस शांतिपूर्ण जीवन की सुलोचना देते हैं, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमने जंगलों से जाकर सारे पेड़ उखाड़ लिए, हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर लिया, हमने जहाँ चाहा वहाँ घर बसा लिया, हमने जंगलों को विनाश कर जानवरों का स्थान भी छीन लिया. मतलब सब कुछ तो हम छीनना चाह रहे हैं, सब कुछ तो हम अपने अंडर में करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा हरी भरी रहेगी, ग्रीन रहेगी, नेचर हमारा हेल्पफुल होगा, फ्रूटफुल होगा. कहाँ से होगा भाई? आपने एक भी पेड़ नहीं छोड़ा. आपने उन सब पेड़ों का उपयोग घरों का
डेकोरेशन करने के लिए कर लिया, सारी लकड़ियाँ काट ली जंगलों से, सारा ख़त्म कर दिया, तो जो आने वाली भावी पीढ़ियाँ हैं, तो अपकमिंग जनरेशन, उनके लिए क्या बचेगा? क्या बचेगा उनके लिए? नथिंग। तो हमारी अर्थ ऐसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हमारी पोएट डिफाइन करती है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेंजा। अब हम समझेंगे कि हमारे स्टेंजा है वो हमें क्या डिफाइन करने का ट्राई कर रहे हैं, कौन सा मीनिंग। पर हम बार बार में पढ़ रहे हैं द ट्रीज द ट्रीज द ट्रीज द ट्रीज, बट इसका एक्चुअल मोटिव द ट्रीज पढ़ना ही नहीं है। हमको पढ़ना है वुमेन्स के बारे में। ट्रीज एंड विमेन्स आर इक्वली डिफाइंड इन दिस पोएम। कि जो महिलाएं होती है ना और वृक्ष होता है, उन दोनों की तुलना समान की गई है। जिंदगी में जो रोल एक ट्री प्ले करता है वही रोल एक वुमेन प्ले करती है। एक जो पेड़ होता है जब वो छोटा होता है तब उसकी फूल तोड़ने के काम आते हैं। देन वो बड़ा हो जाए तो फल के बाद उसकी पंक्तियाँ, एक टाइम के बाद पंक्तियों के बाद जब वो सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसकी टहनियाँ काम आती हैं। टहनियों के बाद उसका जो मोटा तना होता है वो फर्नीचर बनाने के काम आता है। ऐसी ही महिलाएं होती हैं, ऐसी उनकी लाइफ होती है जो हमेशा डेडिकेशन का एक जो फीलिंग होती है वो अंदर से रखती है। वो कभी खुद के बारे में नहीं सोचती। दे आर नॉट सेल्फिश। विमेन्स एंड ट्रीज बोथ आर नॉट सेल्फिश। दे ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स। बट इंस्पाइट दैट लोग आते हैं, उन पेड़ों को काट लेते हैं, उनकी हरी हरी शाखाओं को काट लेते हैं। ऐसी महिलाओं के साथ उनको प्रताड़ित किया जाता है। वो इतनी अच्छी होती है, इनके बाद भी उनकी जो भावनाएं होती हैं उनके साथ छरड़ किया जाता है। तो यही सब हम इस पोएम के अंदर समझेंगे कि व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पोएम। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet. In shadow, the forest that was empty, all trees, these night will be full of trees by morning. वृक्ष, पौधे जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो पेड़, जो जंगल बिल्कुल ही खाली थे, जिसमें एक भी वृक्ष नहीं था। उन पेड़ों पर बैठने के लिए कोई भी पंछी नहीं था, कोई भी कीट खुद को छिपा नहीं पा रहा था। द शैडो, जो सूरज था, सूरज के जो पैर थे उनको लाइटिंग नहीं मिल रही थी। एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। जो जंगल पूरे कट चुके हैं, जहाँ कोई नहीं, वहाँ जो कल सुबह सारे पेड़ वापस से आएंगे और पूरा जंगल हरा भरा हो जाएगा। अब आप समझे कि ऐसा क्यों बोल रहा है पोएट कि पेड़ नहीं है जंगल में, पंछी नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसे भी अलग ही बात नहीं कर रहा पोएट। जरा बच्चों सोचो कि पोएट कैसे चीज़ों को घुमा रहा है गोल गोल, बीट अराउंड द बुश खेल रहा है यहाँ पर पोएट हमारे साथ। कभी बोल रहा है वुमेन के बारे में बात करेंगे, कभी बोल रहा है पक्षियों पेड़ों पे ये नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी बोल, ये कैसे दिमाग के साथ खेल रहा है। बट हमको इसकी बातों में नहीं फंसना, हमको समझना है कि ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है एक विमेन और एक ट्री के बीच में। कि जो ट्री होता है और एक जो विमेन वो कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं लाइफ में। ओके, तो समझते आइए इसके बारे में। इस पोएम के अंदर जो हमारी कवित्री है एड्रिन रिच, उन्होंने महिलाओं की तुलना पेड़ों से की है, जो अपना मायका छोड़कर, मायका इन द सेंस कि जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने पति के घर को हरा भरा संसार समझती है, हरा भरा जंगल समझती है, और वहाँ पर अपनी सारी कर्तव्य, जो उनकी सारी मोरल ड्यूटीज होती है, उनको पूरा करती है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भागती, चाहे उनके पति का घर कुटिया हो, चाहे उनको खाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा हो। Even they are surviving in with one roti and chutney. Despite that, they think like it's just green jungle. It's all around greenery. जैसे पेड़ों को जंगल सब कुछ लगता है, वैसी जो महिलाएं होती हैं, विमेन्स होती है, जो फीमेल पूरी जात होती है फीमेलों की, उनको जो अपने हस्बैंड का घर होता है वो सब कुछ लगता है। एवरीथिंग देयर, द हाउस ऑफ हिज हस्बैंड इज एवरीथिंग फॉर देम। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी
जो हस्बैंड होता है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको अपनी लाइफ का मेन पर्पस मान लेती है। जैसे ट्रीज होते हैं, ट्रीज अपना मेन पर्पस मान लेते हैं कि हमें ना लोगों के लिए सेवा करनी है। तो इन द सेंस कि जो विमेन होती है ना, विमेन पूरी जो जात होती है, वो एक जो अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपनी पूरी दुनिया मानकर अपनी पूरी जिंदगी उसी चीज़ में गुजार देती है और खुद के बारे में कभी नहीं सोचती। दैट्स वाई वी गिव हर क्रेडिट एज अ मॉम। उसको हम मम्मा का क्रेडिट देते हैं, मम्मा, माँ, शी इज एवरीथिंग। So I hope you get this line. It's time to read about the next one. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass. Small twigs step with expression long cracked. Was shuffling under the roof like a newly discharged patient. Half dazed, moving to the clinic door. सो पहले समझेंगे इसकी वोकैबुलरीज के बारे में। तो डिसंगेज का मतलब होता है टू सेपरेट देमसेल्फ। बरांडा का मतलब होता है आपकी गैलरी। एंड वही आपका जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, पेन, तनाव बोलते हैं जिसको हम स्ट्रेस भी बोलते हैं। और ट्विक्स का मतलब होता है आपकी छोटी छोटी जो टहनियाँ होती है, पेड़ों की ब्रांचेस होती है वो। और वहीं पे आपकी क्रैम्प्ड का मतलब होता है पेन, दर्द। और डेज का मतलब होता है कंफ्यूज यानी कि भ्रमित। तो चलो समझते हैं इसके अर्थ को। हमारी जो कवित्री है ना, उसने जो पौधे घर को खूबसूरती से सजाते हैं उसकी तुलना महिलाओं से की है। यानी कि जब वहाँ पूरी रात, जैसे पेड़ों की जड़ें होती है ना, उनका मेन काम क्या होता है? उनका मेन काम होता है जो जल होता है यानी कि वाटर होता है, मिनरल, उनको उसकी ब्रांचेस तक पहुँचाना। और ब्रांचेस का काम होता है जो फ्लोएम यानी कि जो तना होता है ना, तना तक पहुंचाना। और तने का काम होता है जो फूड और जितने भी सारे इम्पोर्टेंट और हेल्दी ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म, उन सारी चीज़ों को उनकी ब्रांचेस तक पहुंचाना। वैसी एक औरत होती है, वो पूरे दिन भर घर के काम करती रहती है, व्यस्त रहती है, लेकिन रात में क्या करती है? आराम करती है। लेकिन वह आराम नहीं करती। जैसे पेड़ की जो जड़ होती है उसको तैयार करने में लग जाती है, ऐसी ही महिलाएं होती है। ऐसी ही एक औरत का काम होता है, वो भी आने वाले अगले दिन की तैयारी में लग जाती है। ये सोचती है कि मुझे सुबह उठ के ना अपने बच्चों के लिए ये नाश्ता बनाना है, उनको ऐसे रेडी करना है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए ये करना है। तो इट्स ऑल अबाउट द डेडिकेशन ऑफ विमेन, कि वो लाइफ में ना खुद को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करती। दिस इज द मेन थिंग। और उनको इस चीज़ के लिए हर चीज़ में सफ़र करना पड़ता है। they have not any kind of support, they have not any kind of motivation कि उनको कोई आए और उनको मोटिवेशन दे। इंस्पाइट दैट दे हैव टू ऑल द टाइम लिसन टॉन्स ऑफ पीपल। उनको इसके लिए भी हर वक्त लोगों के ताने पड़ने सुनने पड़ते हैं। उनका हस्बैंड भी उनको बोलता है कभी आके कि तुम ये नहीं करती हो, तुम वो नहीं करती हो। यानी कि द वुमेन who is giving all the priorities to his husband and her children all the day, in spite that his husband is coming and taunting her, तो उसको कैसा फील होता है? उसकी जो फीलिंग है ना, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है कि यार दे आर ऑल्सो ह्यूमन। जो औरतें होती है ना, वो भी इंसान है भाई, उनकी फीलिंग्स को भी समझो। जो पेड़ होता है ना, पेड़ लोग क्या करते हैं, वो सबको फल देता है, फूल देता है, छाया देता है, उसका जो फर्नीचर होता है वो काम आता है। इंस्पाइट दैट लोग क्या करते हैं, आके उसको काट लेते हैं। वैसे ही ना एक वुमेन की लाइफ होती है। वुमेन का लोगों ने उसका मेन पर्पस क्या बना रखा है? उन्होंने उसको बना रखा है भाई आपका कुछ काम नहीं है, आपको आना है चूल्हा चौका, घर की जिम्मेदारियां वो सारी संभालनी है, बच्चे पैदा करने हैं, आपको बच्चे प्रोड्यूस करने हैं। यू हैव नॉट एनी काइंड ऑफ अनदर राइट, यू हैव नॉट एनी फ्रीडम। वी आर टॉकिंग व्हाट की जो ये पोएम आपकी 19th सेंचुरी में लिखी गई है, तो इसमें ये सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिफाइन किया गया है। क्योंकि 19th सेंचुरी में जो महिला की स्थिति वो काफ़ी दयनीय और प्रताड़नी थी। उनको बहुत चीज़ के लिए टॉर्चर और ह्यूमिलेट किया जाता था, एक टाइप से मॉनिस्ट्रेट किया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। इन 20th सेंचुरी, 22nd सेंचुरी, इट्स नॉट लेस देन दैट मच, बट दैट टाइम इट इज़ द पोएम ऑफ 19th। सो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिफाइन किया गया है। जैसे क्या होता है, फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरांडा फ्लोर, तो जो उसकी जड़ें होती है ना वो निकल जाती है, उनमें जो दरारें पड़ती है ना उसको वह बाहर नहीं निकलने देती, और ये सोचती है कि इसको कैसे प्रिपेयर करूँ, मैं इसको कैसे ठीक करूँ। उसी तरह है ना औरतें होती हैं, औरतें अपना रोल प्ले करती हैं कि जो मेरे घर में जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना,
मैं अपने आप को एज अ आर्मर, एज अ सुरक्षा कवच बना के रखूं और उन सब प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए अपनी फैमिली को एक पावर दूं, एक इनर पावर दूं जो सीक्रेट हो, हिडनली हो, जो किसी को दिखे ना, बट डिस्पाइट दैट लोग उसको आते हैं और टॉन्ट मार के चले जाते हैं। तो एक मेन पर्पस दिखा रहा है कि औरतों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, देयर इज नॉट एनी रिस्पेक्ट ऑफ women in our society. Glass small twigs stiff with exhaustion log cramped was shuffling under the roof like a newly discharged. जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, उनकी पंक्तियाँ होती है ना, वो विंडो के पास चली जाती है। क्यों? वो विंडो के पास इसलिए जाती है जिससे जो सन की साइन होती है, जो चमक होती है, उनकी जो रेज होती है उनको मिल सके। ऐसे ही वुमेन होती है। अगर कहीं भी उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो वो अपने आप को उस टाइम पे इतना प्रोटेक्ट कर लेती है, इतना कर लेती है कि वो है सारी प्रॉब्लम से अपनी फैमिली को बचाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जो पंथी है, सूरज से जाके लाइटिंग लेगी, तो लाइटिंग से क्या होगा, उसको बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी, तो पेड़ ग्रोथ करेगा। तो द सेम रोज प्लेज वोमैन, जो एक औरत होती है वो भी अपने घर में ऐसा ही रोल प्ले करती है। और जो सारी लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं वो छत के नीचे एक जगह से दूसरी जगह हिल रही है। उनकी शाखाएं उन मरीजों की तरह लग रही हैं जिसे हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिली हो। जैसे क्या होता है कभी कभी, तो जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ जो घर में बंद रहते हैं, तो घर में बंद रहने से क्या होता है, उनको इतना सारा एनर्जी नहीं मिल पाता, इतना सारा फ्रीडम नहीं मिल पाता, तो वो है ना आसानी से खुल नहीं पाते उस इन्वायरमेंट में, तो वो सुखड़ जाते हैं। तो हमारी जो जो पोइटेस है वो हमें डिफाइन कर रही है कि जो पेड़ होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जो अस्पताल से आए हुए मरीज की तरह, बीमार से। तो ऐसी तो सेम कंडीशन होती है ना एक विमेन की होती है घर में। उसको दे हैव नॉट एनी काइंड ऑफ प्रायोरिटी, उसको कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रही, उसका काम बस खाना, उसको खुद की कोई केयर करने वाला नहीं है। द मेन थिंग इज दैट मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, और वो एक जो घर का दरवाजा है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सो दे आई थिंक यू गेट दिस पोएम, इट्स वेरी डीपली पोएम। अगर इसको समझा जाए तो बड़ी सेंस में बड़ा डीप सा मीनिंग दे रही है, बड़ा इनर टच कर रही है हार्ट को। तो आई थिंक यू आर गेटिंग इफ आई एम एक्सप्लेनिंग। सो लेट्स गो इन द नेक्स्ट वन। आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the small of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. अब क्या होता है, हमारी जो कवित्री होती है ना, पोइटेस, वो बोलती है मैं अपने कमरे में बैठी हुई हूँ, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द बरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। और मैं जिस कमरे में बैठी हूँ ना, उस कमरे का जो दरवाजा है ना, वो बरामदे की ओर खुलता है। और मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, बहुत लंबे लंबे, इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिनमें मैं बहुत मुश्किल से लिखती हूँ कि जो वृक्षों का घर है ना, वृक्षों को घर के अंदर दम घुट रहा है, वो बाहर जाना चाहते हैं, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब जो महिलाएं होती है ना, महिलाएं, उनका एक दायरा, उनका एक पैरामीटर सेट कर दिया जाता है कि आपको है ना, आपकी शादी हो गई है, आपको बस दो ही काम करने हैं। द मेन थिंग इज दैट आपको बच्चे रिप्रोड्यूस करने हैं, आपको घर का चौका चूल्हा संभालना है, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस घर के अंदर ही रहना है, घर के अंदर ही आपकी ज़िंदगी है। आपका कोई पर्पस नहीं है, द यू हैव ओनली टू पर्पस, आपको वो सारे पर्पस कंप्लीट करने हैं। तो इन द सेंस के मतलब वुमेन की तो कोई लाइफ ही नहीं होती, उसको बस एक टॉय की तरह समझा जाता है, टॉय की तरह उसको, जैसे हम टॉय को लाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, तो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उसको तोड़ के या फिर कैसे भी कंडीशन में हम फेंक देते हैं। तो द सेम कंडीशन ऑफ विमेन, ओके। तो महिलाओं को कोई क्राइटेरिया ही नहीं है भाई, आपको बस दो ही काम करने हैं और आपके अलावा इसका आपको कोई पर्पस नहीं है। जो मैन है उसको फुल ऑफ फ्रीडम, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, आपको यू हैव नॉट एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन, यू हैव नॉट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन। बट व्हेन इट्स टॉक अबाउट द विमेन, और यहीं पे जब किसी औरत की बात आती है ना, तो उसके लिए आपने पैरामीटर भी सेट कर दिया है, आपने उसके लिए लिमिटेशन भी सेट कर दी है, आप कहीं जाना अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वुमेन्स की लाइफ में क्यों? तो जो हमारी पोइट है ना, सब फेमिनिस्ट के बारे में लिखती है कि जो वुमेन की लाइफ है ना,
दे आर लाइक अ कर्स, उनको एज अ साफ, उनको श्राप है। जो महिलाएं ना उनको श्राप की तरह डेडिकेट किया जा रहा है। ओके, द होल मून साइंस इन स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। रात्रि का समय है, यानी कि चांदनी चांदनी सी रात है, प्यारी सी ठंडी, जिसमें तारे टिमटिमा रहे हैं, आसमान चमक रहा है। और वो कहती है और सोचती है कि पत्तियां और शैवालों की महक को कमरे के अंदर वहां महसूस कर रही है। उन्होंने जो दरवाजा खोला है ना, तो जो पेड़ है उनके घर में है, उनकी जो खुशबू है और उनकी जो चंचलाहट है उसको वह फील कर सकती है, उसको अच्छे से समझ सकती है। वो सोचती है कि वृक्ष खुद अपने प्रकाश और हवा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब जो पेड़ों की टहनियाँ खिड़कियों के पास जा रही हैं, उस ग्लास को है ना तोड़ने का ट्राई कर रही हैं, जिससे उनको और ज़्यादा धूप मिल जाए। ऐसी विमेन की लाइफ होती है। वो जब जिस घर के अंदर आ जाती है ना, उसका एक पैरामीटर सेट कर दिया जाता है। उसके बाद वो जिस डे से, यानी कि सपोज करो किसी फीमेल की शादी, किसी औरत की शादी 25 वर्ष में हुई है और उसकी डेथ यहीं पे 80 की वर्ष में हो रही, तो इन द पीरियड ऑफ दिस, तो वो है ना हमेशा ये ट्राई करेगी कि मैं इस घर से कब बाहर निकलूँ, मैं अपनी लाइफ को कब जीऊँ, मैं जिसके लिए मेरा बॉर्न हुआ, मेरे जो ड्रीम्स हैं उनको मैं कब पूरा करूँ। बट ऐसे कभी नहीं होता। उनका जो पैरामीटर है ना वही सेट करके उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। जन्म हुआ उसके बाद दे हैव डेडिकेट देयर लाइफ टू देयर पेरेंट्स, तो उसके बाद जो उनका कुछ समय वो अपने पेरेंट्स के लिए डेडिकेट करेंगी। दे हैव नॉट राइट टू स्टडी, कि आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है, आपको जो अपना अध्ययन है ना वो भी कंप्लीट करने की इजाज़त नहीं है। आपकी बस शादी होगी, शादी के बाद आपको चूल्हा चौका संभालना है, आपको बच्चे पैदा करने हैं, आपको बस ये 2 काम करने हैं, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन सारे कामों के लिए पुरुष है। तो महिलाओं को एक हद तक इतना टॉर्चर और मॉलेस्टेट किया गया कि वो खुद को भूल गई। उनका एक तरीके से घोर नाश कर दिया गया। जो हमारे सावित्री, मैथिली, विदुषी जैसी, जिन्होंने 20 इफ आई टॉक अबाउट द वैदिक काल, जैसे वैदिक काल में महिलाओं की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले महिलाओं से पूछा जाता था, उनकी प्रायोरिटी की जाती थी। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द 19th सेंचुरी ना, उस टाइम पे जो महिलाओं की स्थिति वो काफ़ी दयनीय थी। वी इवन कांट इमेजिन कि उन्होंने जो अपनी लाइफ को है ना कैसे सर्वाइव किया है। उस टाइम की जो विमेन थी, आई कैन से 19 to 20, जो 100 ईयर्स का आपका पीरियड था, दैट वॉज लाइक अ कर्स फॉर द विमेन। उसको हम बोल सकते हैं महिलाओं का अभिशाप काल। किसी औरत का जन्म लेना उस समय शाप के समान था। तो यू कैन थिंक कि कैसी कंडीशन रही होगी वहां पर महिलाओं की। बी अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेंजा। माई हेड इज फुल ऑफ डिस्पर्स बिच टुमारो विल बी साइलेंट लिसन। द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, वाइट just to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tells oak। मेरा जो सिर है ना, मेरा जो माथा, मेरा जो दिमाग, मेरा फुसफुसा रहा है, खुद से बात कर रहा है, जो है ना कल एकदम शांत हो जाएगा। बिच टुमारो विल बी साइलेंट, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और जो पेड़ है ना वो स्टम्बलिंग कर रहे हैं आगे की रात में। अब स्टम्बलिंग का मतलब क्या होता है? स्टम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, थरथराना, लटपटाना, अपने हाथ पैरों को फेंकना ना। इसी तरह वो अपनी ब्रांचेस को फेंक रहा है। तो जो महिलाएं होती है ना, एक टाइम ऐसा आता है ना कि वो इतनी थक जाती है, इतनी अंदर से डिप्रेस्ड हो जाती है कि वो ना अपने आप को असहनीय, दुख दर्नी और प्रताड़ित और पीड़ित समझने लगती। उनको लगता है कि ये ना मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा कोई भी पर्पस नहीं है। तो वो ना अपने हाथ पैर फेंकने लगती है और वही करते करते एट द डे वो इस लाइफ को छोड़कर खत्म इन द सेंस के डेड हो जाता है। उनका जो ब्रेन होता है, उनकी जो नर्वस सिस्टम होती है ना, सेल्स पूरी खत्म हो जाती है। जो 19th सेंचुरी की जो वुमेन थी ना, उनकी लाइफ स्पेन बहुत कम थी। अगर आप एग्जैक्ट डाटा उठा के देखोगे इस टाइम की कंपेरिजन में, तो उस समय महिला की लाइफ स्पेन 60, और अगर किसी महिला की लाइफ स्पेन ज़्यादा होती थी ना, तो उस टाइम पे ना ऐसी कुरीतियाँ बना रखी थी हमारी सोसाइटी ने, जिनको हम प्रथाएं बोलते हैं। उसमें क्या होता था,
कि अगर किसी फीमेल के हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसको है ना उसके साथ जला दिया जाता था, है ना, जिसको हम सती प्रथा बोलते थे। दहेज प्रथा, मतलब अगर आपकी शादी हुई है तो आपको अपनी यहाँ से पैसा ही पैसा लाना है, मतलब दे लाइक कि हम आपका बेच रहे हैं इन द सेंस। तो इस तरह से ना महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना इतना घोर अपमान हुआ ना, इतना घोर कि वो स्वयं को भूल गए। दे जस्ट फॉरगेट टू देमसेल्फ। तो नेक्स्ट वी स्टडी mind us to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the ground of the tallest. ऐसा लगता है कि चंद्रमा की शीशी की तरह टुकड़े हो गए हैं। जो चंद्रमा है ना वो शीशी की तरह टूट गया है, और वो टुकड़े अब सबसे ऊंचे ओक की वृक्ष पर चमक रहे हैं, और वो टुकड़े है ना टूट गए हैं। और जो सबसे टॉलेस्ट जो वृक्ष होता है ना, द टॉलेस्ट द ट्री इज ओक, उस पर चमक रहा है। लग रहा है जैसे ओक के मुकुट में भी जड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि किसी ओक के वृक्ष का मुकुट बना हो और उसमें है ना वो चमक रहा है। इन द सेंस के जब महिलाओं को इतना प्रयास किया जाता है ना तो वो खुद को भूल जाती है, और इन द सेंस के उनकी डेथ हो जाती है, उनकी जो ब्रेन है ख़त्म हो जाता है, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। इन द सेंस उनकी भी डेथ हो जाती है, तो बस तारा बनकर स्काई में चमक रही होती है। दैट वी सेम। सो इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। इवन आई गॉट टू मच इमोशनल वाई टीचिंग यू। मैं भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी आपको समझाते समझाते। तो इट इज़ इन वेरी डीप सेंस। आई होप यू गेट दिस। इट्स टाइम टू रीड अबाउट द समरी। द पोएम द ट्रीज कैन बी लाइक अ सीक्रेट मैसेज अबाउट वुमेन। हमारी जो पोएम है द ट्रीज, वो एक सीक्रेट मैसेज दे रही है, एक गुप्त मैसेज औरतों के बारे में। इमेजिन द ट्रीज आर वुमेन स्टक इनसाइड। जैसे वृक्षों को तुलना करना, उनको सोचना कि वो एक घर के अंदर अटक गए हैं। लाइक एट होम ऑल द टाइम, जैसे सारे दिन घर में रहना। दे वॉन्ट टू बी फ्री एंड स्ट्रॉन्ग इन द ओपन वर्ल्ड। वो भी फ्री होना चाहती है, वो भी अपनी लाइफ को जीना चाहती है, वो भी स्वतंत्रता चाहती हैं। इंडिया आर फ्री कंट्री। हमारा जो देश है वो 1947 में ही फ्री हो गया था, उसको फ्रीडम मिल गई थी। लेकिन इंस्पाइट दैट वुमेन्स आर स्टिल नॉट फ्री। उसके बाद महिलाएं अभी तक फ्री नहीं हैं। लाइक अ फॉरेस्ट नॉट स्टक इन अ पॉट। जैसे जो वृक्ष होते हैं ना, उनको ही गमले में सीमित नहीं रहना, उनको भी जंगलों में अपनी टहनियों और वृक्षों को फैलाना है। लाइक बीइंग लिमिटेड एट होम, उनको एक घर में सीमित नहीं रहना। द पोएम शोज हाउ विमेन लाइक द ट्रीज हैव अ डीप डिजायर टू रीच द फुल पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, नॉट जस्ट टू बी डेकोरेशंस। इस कहानी में हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे वृक्ष होती है ना, उनकी जो टहनियाँ होती हैं, उनकी जो शाखाएँ होती हैं, दे आर मेन पर्पस कि हमें जाना है जंगलों में, अपने आप को फैलाना है और एक उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां तक कोई नहीं पहुंचा हो। तो उसी जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, वो महिलाएं रखती है। वो भी सोचती है कि मेरा जो दायरा है, मेरा पैरामीटर एक घर तक ही सीमित नहीं है, मुझे भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। मेरा मोटो सिर्फ बच्चे पैदा करना है, चूल्हे चौके संभालना नहीं है, मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ करना है। और वी कैन से इन टूडेज जनरेशन, इन टूडेज एरा, हमें इतनी सारी जो ग्रेटेस्ट विमेन मिली है, जैसे हमारे जो पूर्व भारत के आज़ाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, बचेंद्री पाल, कल्पना चावला, अवनी चतुर्वेदी, ऐसी ऐसी जो ग्रेटेस्ट विमेन हैं, उन सबको हमें थैंक यू बोलना चाहिए और हमें वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल। आई होप यू गेट दिस। इट्स टाइम टू रीड अबाउट द पोएटिक डिवाइस। यू नो व्हाट बच्चों, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, poetic device is very important. So first we will understand the personification. अगर कोई भी नेचर या नॉन लिविंग थिंग्स को किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है लिविंग थिंग्स से, तो वहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम जो ट्रीज होती है उनको विमेन से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ आपको पर्सोनिफिकेशन। द वाइज ओल्ड ओक विस्पर्ड सीक्रेट टू द वाइट। नेक्स्ट आपका है सिमिली। मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर लाइक और एज जैसे वर्ड आ जाए वहाँ पर आपका सिमिली होगा, ठीक है। तो द लीव्स डांस इन द ब्रीच लाइक अ एमरल्ड फ्लेम्स, ओके। एंड नेक्स्ट मेटाफोर, द बिकम समथिंग एज entirely. फॉर एग्जाम्पल, द बीपिंग बिलो ड्रैप्ड इट्स सॉरफुल ब्रांचेस ओवर द लेक। नेक्स्ट आपका इमेजरी, जिसके अंदर आप कल्पना करते हैं किसी चीज़ की, उसको हम इमेजरी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द Greenland black rough as a dagger's hide held the weight of centuries. Okay. Next, repetition, जहाँ पर आपकी किसी भी वर्ड या फ्रेज का रिपीटेशन होता है उसको एम्फसाइज किया जाता है।
वहाँ पर हम रिपीटेशन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रीचिंग द ब्रांचेस कर्ल्ड फॉर द स्काई. तो रीचिंग आपका 2 बार रिपीट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, रिपीटेशन. एक प्यारा सा मोटिवेशन है, तो चलो समझते हैं इस पोएम की एंडिंग में. ये आपका स्लीवी किसान ने लिखा है. देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज वुमेन कैन accomplish. औरतों की जिंदगी में कोई लिमिट नहीं है. वो चाहे जितना उड़ सकती है, चाहे जहाँ जा सकती है. वो एक खुले आसमान की तरह, जिसमें उनकी उड़ान का कोई दायरा नहीं है. तो दैट्स ऑल. आई होप यू गेट दिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. राधे कृष्णा.